हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर चल रहा है। ओके, हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, बेसिक से एडवांस लेवल पर यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। कोई भी चीज़ थर्मोडायनामिक्स में स्किप नहीं किया जाएगा। ओके, और आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये लास्ट सेशन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होगा। ओके, जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को। तो आज हमारा टॉपिक है अनस्टेडी स्टेट फ्लो। स्टेडी फ्लो के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर उसका एप्लीकेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखा था। अब हम लोग अनस्टेडी स्टेट फ्लो के बारे में बात करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, अनस्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या था कि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कोई भी मास या एनर्जी एक्यूमुलेट नहीं होगा, जमा नहीं होगा। तो अनस्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मास या एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम में जमा होगा, एक्यूमुलेट होगा, चेंज करेगा उसका वैल्यू। अनस्टेडी का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज करता है। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम में मान लीजिए इनिशियली मास 0 है, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं कि वहां पर कुछ मास प्रेजेंट है कंट्रोल वॉल्यूम में, क्योंकि जमा हो रहा है, कुछ मास प्रेजेंट होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इनिशियली मास 0 था, बट कुछ देर के बाद वहां पर मास तो प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर मास टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसीलिए इसे अनस्टेडी स्टेट फ्लो कहा गया है। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। तो अनस्टेडी स्टेट फ्लो का मतलब क्या है माय डियर? प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज चेंजेस विथ टाइम, चेंजेस विथ टाइम। इसका मतलब क्या है माय डियर? इसका मतलब है मास एंटरिंग, जो मास इंटर करेगा विल नॉट बी इक्वल टू मास लिविंग। क्योंकि अगर दोनों बराबर हो जाता है तो वो आपका स्टेडी फ्लो हो जाएगा, नॉट इक्वल टू मास लिविंग। दैट मीन्स एनर्जी इंटरिंग, एनर्जी इंटरिंग will also not be equal to energy के। ये आपका अनस्टेडी स्टेट फ्लो के बारे में पॉइंट है। इसका मतलब है कि कंट्रोल वॉल्यूम में मास या एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो देयर विल बी देयर विल बी accumulation of accumulation of mass and energy, mass and energy in the control volume, the control। ओके, आई होप कि आपको अनस्टेडी स्टेट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। एक हम लोग रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैं जो ड्राइंग करता हूँ, जो फिगर बनाता हूँ, वो तो रफ जैसा ही लगता है। ठीक है, कि मेरी ड्राइंग अच्छी है नहीं। ओके, चलिए, ये हमारा मान लीजिए कंट्रोल वॉल्यूम है। दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, ये हमारा इनलेट है, इनलेट। ये हमारा एग्जिट। अब यहाँ से देखिए, कंट्रोल वॉल्यूम में मास इंटर कर रहा है, उसे हम लोग एम आई से डिनोट करते हैं। एम आई इंटर कर रहा है, ठीक है, और एग्जिट कर रहा है एम ई मास।
आपने एसटीडी फ्लो में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास लीव करेगा। इसका साफ मतलब है कि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मास जमा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर इनिशियल मास m1, m1 को हम लोग इनिशियल मास बोल रहे हैं, इनिशियल मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम, और ये मास इनिशियली जीरो है, इनिशियली मास जीरो है। यानी हम लोग t इज इक्वल टू जीरो पे देख रहे हैं कि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मास कुछ भी नहीं है, मास जीरो है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर मास जमा होगा, ठीक है। बट हम लोग कुछ देर के बाद देख रहे हैं कि फाइनल मास जो है m2, m2 को आप फाइनल मास बोल दीजिए, वो मान लीजिए समथिंग है, कुछ है यहाँ पर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2 kg, 2 kg पर सेकेंड है, ये फाइनल मास है डियर, 2 kg पर सेकेंड। ये मान लीजिए एट t इज इक्वल टू टी। अब इस चीज को समझिए, अभी आपने जो देखा कि मास इंटर कर रहा है, वो आप मान लीजिए mi आप मान लीजिए 10 kg पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, ज्यूम कर लीजिए कि एक सेकेंड में 10 kg मास इंटर कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में, और एग्जिट कर रहा है मान लीजिए 8 kg पर सेकेंड। मतलब 2 kg पर सेकेंड कहाँ गया? तो 2 kg पर सेकेंड कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जमा हो रहा है, बच रहा है, वो एग्जिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि जितना मास इंटर किया उतना मास लीव नहीं कर पाया। दैट मीन्स कंट्रोल वॉल्यूम में मास जमा हो रहा है, और यहाँ पर मास टाइम के साथ चेंज कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में। पहले मास जीरो था, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं कि अब यहाँ पर 2 kg यहाँ पर मास कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आ चुका है एक सेकेंड में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो चेंज हो गया, मास तो यहाँ पर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसीलिए इसे अनस्टेडी स्टेट फ्लो बोला गया है। अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज द केस ऑफ अनस्टेडी स्टेट फ्लो, और इसे ही हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट भी कहते हैं। आई होप कि आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया, ठीक है, कि इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे कि अनस्टेडी स्टेट फ्लो का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए एक छोटा सा डेरिवेशन है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंट्रोल वॉल्यूम बना लीजिए। ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है। ओके, दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा इनलेट सेक्शन है, दिस इज आवर इनलेट, एंड दिस इज आवर एग्जिट। मान लीजिए कि इनलेट पर mi मास इंटर कर रहा है, एंड एग्जिट पर me मास एग्जिट हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर m1 मास पहले प्रेजेंट था, m1 मास इनिशियल, ये इनिशियल मास है, ये इनिशियल मास है, ठीक है। m1 मास को हम लोग इनिशियल मास बोल रहे हैं, और m2 आपका क्या है? फाइनल मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम, फाइनल मास इन द कंट्रोल। ओके, तो क्योंकि ये अनस्टेडी स्टेट फ्लो है, हम लोग अनस्टेडी स्टेट फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे कि मास यहाँ पर जमा होगा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। तो किस रेट से मास यहाँ पर जमा होगा, किस रेट से मास कंट्रोल वॉल्यूम में एक्यूमुलेट होगा, ये हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ओके, चलिए, यहाँ पर देखिए इनलेट पर स्पेसिफिक एंथैल्पी HI है, वेलोसिटी CI है। एग्जिट पर स्पेसिफिक एंथैल्पी HE, वेलोसिटी CE। ओके,
चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, लेट एम आई एंड एम ई बी द मासेज, बी द मासेज entering and leaving the control volume, entering and leaving the control volume respectively, control volume respective, ओके। एम आई मास इंटर कर रहा है और एम ई मास लीव कर रहा है, एंड एम वन एंड एम टू, एम वन और एम टू क्या है जी? तो एम वन और एम टू हम लोग एज्यूम किए हैं कि कंट्रोल वॉल्यूम में इनिशियल मास एंड फाइनल मास है। एम वन एंड एम टू बी द इनिशियल एंड फाइनल मास, initial and final mass in the control volume respectively, in the control volume respectively, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपने किस मास को किस चीज से आपने डिनोट किया है, तो ये चीज आप ध्यान में रखें, ओके। चलिए, तो सबसे पहले कुछ मास इंटर कर रहा है, कुछ मास लीव कर जा रहा है, और कुछ मास क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में, बट मास तो कंजर्व रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास लिखेंगे। मास तो कंजर्व रहेगा ना जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर हो क्या रहा है कि मास जमा हो रहा है। तो जिस रेट से मास कंट्रोल वॉल्यूम में जमा होगा, वो आप कैसे लिखेंगे? तो वो बराबर क्या हो जाएगा, जिस रेट से मास इंटर कर रहा होगा माइनस जिस रेट से मास एग्जिट कर रहा होगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था, देखिए कंट्रोल वॉल्यूम में कितना मास एक्यूमुलेट हुआ है, 2 केजी पर सेकेंड, 2 केजी पर सेकेंड एक्यूमुलेट हुआ है। तो यहाँ पर रेट ऑफ एक्यूमुलेशन क्या है, 2। तो ये कैसे निकालेंगे आप? तो जिस रेट से मास इंटर किया माइनस जिस रेट से मास एग्जिट कर रहा है, दोनों को माइनस करेंगे तभी तो हमें रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन इन द कंट्रोल वॉल्यूम मिल पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज हम लोग वहां पर लिखने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ accumulation of mass इन द कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम को मैं शॉर्ट में CV लिख रहा हूं, ये किसके बराबर होगा? तो रेट ऑफ मास ट्रांसफर या रेट ऑफ मास इंटरिंग, रेट ऑफ मास इंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस रेट ऑफ मास लीविंग द कंट्रोल, लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम, ओके। चलिए, तो यहाँ से अब आप लिख दीजिए, तो रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम में कितना मास जमा हो रहा है, इसे आप कैसे लिखेंगे? तो इसे आप लिखेंगे dm/dt इन द कंट्रोल वॉल्यूम। यही हो गया आपका रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू, अब कह रहा है रेट ऑफ मास इंटरिंग, कितना मास इंटर कर रहा है, तो एम आई, बट हमें रेट लिखना है, तो उसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, डी एम आई डिवाइड बाई डी टी माइनस रेट ऑफ मास लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम, कितना मास एग्जिट कर रहा है, एम ई, तो उसका रेट लिखना है, तो डी एम ई डिवाइड बाई डी टी। बात समझ में आ गया? ओके। चलिए, तो यहां से डी एम बाई डी टी इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू डी एम आई बाई डी टी को आप क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे एम आई डॉट,
माइनस एम ई डॉट। डॉट का मतलब ही होता है, आप जानते हैं, रेट। आप इसे इस तरह लिख देंगे, एम आई डॉट माइनस एम ई डॉट। ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। यही क्या होगा यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। ओके, चलिए, तो मास कंजर्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर देखिए एनर्जी कंजर्व रहेगा। ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, सेम इसी तरीके से लिखेंगे। जिस रेट से एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम में एक्यूमुलेट हो रहा होगा वो किसके बराबर होगा, तो रेट ऑफ एनर्जी इंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस रेट ऑफ एनर्जी लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम। बट हमें सबसे पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि इनलेट पर कितना एनर्जी है एंड एग्जिट पर कितना एनर्जी है। पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप, एट इनलेट, ध्यान देंगे आप, एट इनलेट। अगर इनलेट का बात किया जाए तो इनलेट पे कितना एनर्जी है जी, तो स्मॉल ई आई। स्मॉल ई आई मतलब स्पेसिफिक एनर्जी है ये। कैपिटल ई से हम लोग एनर्जी को दिखाते हैं, बट स्मॉल ई रहेगा तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी। तो ये कितना होगा इनलेट पे, एच आई प्लस टी आई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड आई प्लस स्मॉल क्यू। यही होगा जी, यही होगा। ओके, बट अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, मास मल्टीप्लाई कर दें कैपिटल ई आई। कैपिटल ई आई का मतलब क्या है, एनर्जी एट इनलेट। तो हमें मास से मल्टीप्लाई करना होगा। और इनलेट पर कितना मास प्रेजेंट है, इनलेट पर एम आई मास प्रेजेंट है। एम आई मास इंटर कर रहा है तो आपको एम आई मास इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, एम आई एच आई प्लस हाफ एम आई टी आई स्क्वायर प्लस एम आई जी जेड आई प्लस स्मॉल क्यू में हम लोग मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा। देखिए, तो इनलेट का एनर्जी हमें पता चल गया, इनलेट पे कितना एनर्जी है ये हमें पता चल गया। अब हम लोग एग्जिट का एनर्जी देख लेते हैं, एट एग्जिट। एट एग्जिट, तो एग्जिट पे स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा, स्मॉल ई ई। तो ये आप कैसे लिखेंगे, एच ई प्लस टी ई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड ई प्लस क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू सी बी। यही होता है जी। बट हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो कैपिटल ई एट एग्जिट, तो यहाँ पर हम कौन सा मास मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम ई मास। एग्जिट पर देखिए जो मास एग्जिट हो रहा है वो मास मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स एम ई एच ई प्लस हाफ एम ई टी ई स्क्वायर प्लस एम ई जी जेड ई प्लस कैपिटल डब्ल्यू अब हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। तो इतना एनर्जी देखिए एग्जिट पर है, और इनलेट का भी एनर्जी हम लोगों ने देख लिया। अब हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखना है। एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, बट एनर्जी के केस में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना एनर्जी इंटर कर रहा है उतना एनर्जी लीव नहीं कर रहा है। कुछ एनर्जी वहां पर जमा हो जा रहा है क्योंकि मास जमा हो रहा है, और मास के पास तो एनर्जी होगा। ओके, तो एनर्जी किस रेट से कंट्रोल वॉल्यूम में जमा होगा, जिस रेट से एनर्जी इंटर कर रहा होगा माइनस जिस रेट से एनर्जी लीव कर रहा होगा। जस्ट लाइक मास के बारे में जैसे हम लोगों ने लिखा वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन, रेट ऑफ एनर्जी accumulation in the control volume, in the control volume, this must be equal to क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ
rate of energy entering, rate of energy entering the control volume minus rate of energy leaving the control, leaving the control। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए कि आप कैसे लिखेंगे। रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन इन द कंट्रोल वॉल्यूम, आप इसे लिखेंगे dE डिवाइड बाय dt इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी इंटरिंग। इसे आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे DEI डिवाइड बाय dt माइनस रेट ऑफ एनर्जी लिविंग, तो DEE डिवाइड बाय dt। आज समझ में आ गया, तो इस तरह आप लिखेंगे उसको। चलिए अब हमने क्या किया है, EI और EE का वैल्यू हम लोगों ने देख लिया है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। तो DE डिवाइड बाय dt इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू d बाई dt। अब यहाँ पर देखिए EI का वैल्यू अभी आपने देखा, EI क्या है, एनर्जी एट इनलेट, वो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है, तो वो उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। वो क्या था, MIHI प्लस हाफ MICI स्क्वायर प्लस MIGZI प्लस कैपिटल Q, यही था जी। ओके, माइनस अब क्या है DEE बाई dt, तो D बाई dt लिखेंगे। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एनर्जी एट एग्जिट, वो भी आपने देखा, वैल्यू पुट कीजिए MEHE प्लस हाफ MECE स्क्वायर प्लस MEGZE प्लस कैपिटल WCB, ये हो गया हमारा। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एजम्पशंस लेंगे, कुछ एजम्पशंस लेंगे माय डियर। तो चलिए एजम्पशंस लिया जाए, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। कुछ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एजम्पशंस लेंगे। एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशंस है माय डियर, फर्स्ट एजम्पशंस है नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपका क्या मिलेगा, प्लीज ध्यान देंगे आप। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आप चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हाफ MICI स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हाफ MECE स्क्वायर, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म जो है, दिस टर्म एंड दिस टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। और एक चीज आप याद कीजिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आप चेंज कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। और जब इसका आप चेंज निकाल रहे थे, तो ये क्या आ रहा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और आप क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज और पोटेंशियल एनर्जी चेंज को जब नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा माय डियर, तो DE किसके बराबर हो जाएगा, DU के बराबर। यहाँ पर जो आप DE टर्म देख रहे हैं, DE टर्म ये किसके बराबर हो जाएगा, DU के बराबर हो जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट एजम्पशंस क्या लिए हैं आप, तो फर्स्ट एजम्पशंस हम लोगों ने लिया है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज और पोटेंशियल एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बच जाएगा, वो देखिए, इक्वेशन बिकम्स, तो DE के जगह पे क्या हो जाएगा, DU, DU डिवाइड बाय DT कंट्रोल वॉल्यूम
इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, एम आई एच आई प्लस क्यू, बाकी दोनों टर्म कैंसल आउट हो गया, माइनस डी बाई डी टी, और यहाँ पर क्या बचेगा, एम ई एच ई प्लस डब्ल्यू सी। कोई दिक्कत आपको? ओके। अब यहाँ से देखिए, तो डी यू डिवाइड बाई डी टी इन द कंट्रोल वॉल्यूम, इसे आप कैसे लिखेंगे, तो डी बाई डी टी एम आई एच आई प्लस, ये क्या हो जाएगा, क्यू डॉट हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी को हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू डॉट से डिनोट करेंगे, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया, माइनस डी बाई डी टी एम ई एच ई माइनस डब्ल्यू सी वी डॉट हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा जी, रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर। ओके। अब हम लोग दूसरा एजम्पशंस लेंगे, सेकेंड एजम्पशंस लेंगे, और सेकेंड एजम्पशंस में क्या लेंगे, आप इस चीज को समझिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं माय डियर, यहाँ पर देखिए एम आई एच आई है, यहाँ पर एम ई एच ई है। अगर एच आई, इफ एच आई एंड एच ई, अगर ये दोनों टाइम पर डिपेंड नहीं करे, टाइम के साथ चेंज नहीं करे, तो ये वैल्यू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड एजम्पशंस लेंगे, इफ एच आई एंड एच ई डू नॉट वेरी विथ टाइम, डू नॉट वेरी विथ टाइम, ये हम लोग सेकेंड एजम्पशंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर जनरली दो एजम्पशंस लिया गया है, इफ एच आई एंड एच ई डू नॉट वेरी विथ टाइम, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बाहर आ जाएगा। तो इक्वेशन आपका क्या मिल जाएगा, तो डी यू बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू एच आई डी बाई डी टी एम आई प्लस क्यू डॉट माइनस एच ई डी बाई डी टी एम ई माइनस डब्ल्यू डॉट। बात समझ में आ रहा है आपको? ओके। तो अब यहां से देखिए आपका फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया, तो डी यू बाई डी टी इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा एम आई डॉट इंटू एच आई प्लस क्यू डॉट माइनस एम ई डॉट एच ई माइनस डब्ल्यू डॉट। यही है आपका माय डियर फ्रेंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। यदि आप गेट एस्पिरेंट हैं या ईएससी एस्पिरेंट हैं तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप आईईएस एग्जाम देने जा रहे हैं या गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग सभी देखेंगे। तो ये था माय डियर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास देखा, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देख लिया और उसका क्या फॉर्मूला है वो आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक, तो चलिए अनस्टेडी स्टेट फ्लो में हमें बस इतना ही पढ़ना था। अनस्टेडी स्टेट फ्लो क्या होता है पहले हम लोगों ने ये समझा, फिर यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या देखा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है उस कंक्लूजन से 3-4 बार न्यूमेरिकल पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन देखेंगे और वो कंक्लूजन आपको याद रखना होगा, और आप आसानी से, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 1 से 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर कंक्लूजन देखने के लिए ही ये क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एन इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक, एक स्टोरेज टैंक है, ठीक है, स्टोरेज टैंक है माय डियर। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लिया जाए।
ये स्टोरेज टैंक है और ये इंसुलेटेड है। दिस स्टोरेज टैंक इज इंसुलेटेड। इसका काम क्या है? स्टोर करना, फ्लूइड को स्टोर करना। ठीक है। और ये इनिशियली इवाक्वेटेड है। इनिशियली इवाक्वेटेड है मतलब इस टैंक के अंदर इनिशियली में कुछ भी नहीं था। दैट मीन्स मास जीरो। यानी आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर इनिशियल मास तो यहाँ पर जीरो है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। और इनिशियल मास को हम लोग क्या एज्यूम किए थे? m1। तो यहाँ पर m1 माय डियर फ्रेंड जीरो है। ओके। अब कह रहा है कि ये इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक is connected to a supply pipeline carrying a fluid at a specific internal energy and enthalpy। इस टैंक को एक सप्लाई पाइपलाइन से जोड़ा गया है। जोड़ दीजिए। एक सप्लाई पाइपलाइन से हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़। ओके चलिए, ये आपका सप्लाई पाइपलाइन है। दिस इज योर सप्लाई पाइपलाइन। और इस सप्लाई पाइपलाइन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उस फ्लूइड का स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी यू आई दे रखा है एंड स्पेसिफिक इंथैल्पी एच आई दे रखा है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। और यहाँ पर एक भाल्व लगा हुआ है। क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द भाल्व इज ओपेन्ड। अब पाइपलाइन है तो यहाँ तो भाल्व होगा ही। तो यहाँ पर एक भाल्व लगा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द भाल्व इज ओपेन्ड। जब ये भाल्व को ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? सप्लाई पाइपलाइन से फ्लूइड जो है टैंक में इंटर करना शुरू होगा। टैंक में इंटर करना शुरू होगा and fluid flows into the tank from supply pipeline and reaches the pressure same as that of supply line। और फिर उसमें फ्लूइड टैंक में इंटर कर जाता है और सप्लाई पाइपलाइन में जितना प्रेशर है फिर लास्ट में फाइनली इस टैंक का भी प्रेशर उतना ही हो जाता है। तो दैट प्रूफ कीजिए द फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इन टैंक। टैंक में जो फ्लूइड होगा उसका फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी दैट मींस U2 इज इक्वल टू HI। ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ टैंक में जो फ्लूइड आएगा उसका जो स्पेसिफिक फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगा U2, ये किसके बराबर होना चाहिए? HI के बराबर होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आप नोटिस कीजिए। दिस इज योर टैंक। ये आपका टैंक है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्या में मास इंटर तो किया है लेकिन क्या मास लीव कर रहा है? क्या मास सिस्टम से बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो मास लीविंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और मास लीविंग को आपने क्या एज्यूम किया था? ME। दैट मीन्स यहाँ पर ME जीरो है। तो वो पॉइंट आप लिख दीजिए एज नो मास इज लीविंग, as no mass is leaving the control volume, leaving the control volume। तो ME यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। M1 तो जीरो पहले से ही है। M1 M1 इनिशियल मास तो पहले से ही जीरो है क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है इनिशियली इवैक्यूएटेड। तो M1 तो जीरो हो गया। और मास भी यहाँ पर लीव नहीं कर रहा है। जो भी मास आ रहा है वो टैंक में ही जमा हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। तो जब मास बाहर नहीं जा रहा है तो एनर्जी इंटरिंग को हम लोग ME से डिनोट करते हैं। तो ME तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब एक चीज और ध्यान दीजिए। ये क्या है? टैंक है, इसमें फ्लूइड इंटर कर रहा है। ठीक है। तो क्या यहाँ पर वर्क ट्रांसफर होगा? आपने क्या पढ़ा था एनर्जी इंटरेक्शन चैप्टर में? वर्क ट्रांसफर एक बाउंड्री फेनोमेनन है।
जब तक वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा तो हमें वर्क नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो मास लीव नहीं कर रहा है, मास बाहर नहीं जा रहा है, तो अंदर में कुछ भी हो, वर्क ट्रांसफर तो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर मास बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक है? या इसका इफेक्ट कुछ बाहर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्क ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा, चाहे सिलेंडर का केस दिया हुआ हो या टैंक दिया हुआ हो, उस केस में वर्क ट्रांसफर क्या होगा? जीरो होगा। फॉर टैंक एंड सिलेंडर वर्क ट्रांसफर क्या होगा माय डियर? जीरो होगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में कितनी बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको टैंक दिया रहेगा, सिलेंडर दिया रहेगा, तो फिर आप वहां पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर वर्क ट्रांसफर जीरो होगा। ओके, चलिए अब हम लोग वन बाय वन कंजर्वेशन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको सभी चीजें को ध्यान में रखना है। कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये आपने पढ़ा है dm बाई डी टी का फॉर्मूला क्या था? dm बाई डी टी सी वी इज इक्वल टू एम आई डॉट माइनस एम ई डॉट। ये आपने पढ़ा, ये आपने पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ से देखिए एम ई डॉट, ये तो जीरो जीरो है, मास लीव नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है माय डियर? इसका मतलब है कि dm बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम, ये हमें कितना मिल गया? ये हमें मिल गया एम आई डॉट, एम आई डॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। आप इसे इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या फॉर्मूला मिला था? हम लोगों ने दो एजम्पशंस लिया था, वो दोनों एजम्पशंस भी ध्यान में रखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरेटिकल। तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था माय डियर? डी यू बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू एम आई डॉट एच आई प्लस क्यू डॉट माइनस एम ई डॉट एच ई माइनस डब्ल्यू डॉट। ये आपने फॉर्मूला देखा। लेकिन यहाँ पर देखिए, चूंकि टैंक का केस है तो वर्क ट्रांसफर जीरो होगा माय डियर। इंसुलेट किया गया है तो क्यू भी जीरो होगा। मास लीव नहीं कर रहा है तो एम ई भी जीरो है, दैट मीन्स ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। यानी आपका रिमेनिंग टर्म क्या है? तो डी यू बाई डी टी इन द कंट्रोल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एम आई डॉट एच आई। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास भी देख लिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में एम आई डॉट का वैल्यू डी एम बाई डी टी है, तो इस वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में एम आई डॉट के जगह पर प्लेस करेंगे। एम आई डॉट जो सेकेंड इक्वेशन में है वहां पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को प्लेस करेंगे। आइए, सॉरी, अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम आई डॉट इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में हम लोग एम आई डॉट का वैल्यू पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं। सो डी यू बाई डी टी इन द कंट्रोल वॉल्यूम, एम आई डॉट है और एम आई डॉट इक्वेशन वन में किसके बराबर है? तो डी एम आई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम। तो एम आई डॉट एच आई भी था ना जी, एच आई। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, यहाँ पर dt टर्म देख रहे हैं, यहाँ पर dt टर्म देख रहे हैं, तो इसे हम लोग कैंसल आउट भी कर सकते हैं। सो आप क्या लिखेंगे? du कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू
dm कंट्रोल वॉल्यूम इंटू एच आई। ओके, अब देखिए डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम में। तो कंट्रोल वॉल्यूम में हम लोग 1 और 2 से डिनोट करते हैं, 1 इनिशियल 2 फाइनल, याद होगा आपको। तो इसे आप क्या लिखेंगे, U2 माइनस U1। इसी तरह डीएम मास चेंज है ना ये कंट्रोल वॉल्यूम में, तो फाइनल मास माइनस इनिशियल मास M1 इंटू एच आई। अब आप एक चीज और याद कीजिए, एक चीज आप फिर से याद कीजिए, इनिशियल मास क्या है, 0 है, याद होगा आपको। टैंक इवाक्युएटेड था माय डियर, और यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है Mi 0। ओके, तो Mi का वैल्यू, सॉरी M1, सॉरी Mi नहीं M1, माय मिस्टेक, M1 इनिशियल मास 0 है, तो M1 आपका क्या हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आपका टर्म क्या बच रहा है, तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू M2 इंटू एच आई। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए बहुत ही अच्छा। अब यहां से देखिए, आप जानते हैं, आप जानते हैं जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होता है स्मॉल यू, ये बराबर क्या होता है, कैपिटल इंटरनल एनर्जी, दैट मींस इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू डिवाइड बाय मास। यानी आप कैपिटल यू को कैसे लिख सकते हैं, m इंटू स्मॉल यू लिख सकते हैं ना जी। अब यही चीज हम लोग यहाँ पर, तो U2 को आप क्या लिखेंगे, कैपिटल U2 है, आप उसे लिखेंगे M2 इंटू स्मॉल U2 माइनस U1 को आप क्या लिखेंगे, M1 इंटू स्मॉल U1 इज इक्वल टू M2 इंटू एच आई, ये लिखेंगे आप। M1 तो अभी अभी आपने देखा है 0 है, दैट मीन्स ये टर्म 0 हो जाएगा, M1 0 है, इनिशियल मास 0 है। सो M2 इंटू U2 इज इक्वल टू M2 इंटू एच आई। M2 कैंसल आउट, तो देखिए आपको क्या मिल गया, जो हमें प्रूफ करना था, U2 बराबर एच आई। फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इन द टैंक इज इक्वल टू एच आई। ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। यानी टैंक में जो फ्लूइड है, उसका जो फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगा, वो सप्लाई पाइपलाइन के इनिशियल स्पेसिफिक एंथैल्पी के बराबर होगा। तो इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। देखिए, ये जो डेरिवेशन मैंने करवाया है, ठीक है, अगर आप इस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगा। इतना चीज आप वहां पर, आपके पास एनफ टाइम नहीं रहेगा जो इतना चीज आप वहां पर सॉल्व करेंगे। आपको बस रिजल्ट याद रखना है कि U2 बराबर क्या था, एच आई था। ओके, बस रिजल्ट याद रखिए। अब देखिए इफ, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट केस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इफ फ्लूइड if fluid flowing is an ideal gas। अब देखिए, अगर सप्लाई पाइपलाइन में आइडियल गैस बोला जा रहा है माय डियर, तब क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड 4-5 बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर सप्लाई पाइपलाइन में आइडियल गैस फ्लो कर रहा है, तब क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए। U2 बराबर आपने क्या देखा, एच आई। अब देखिए आइडियल गैस के लिए स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी स्मॉल यू क्या होता है, ये होता है CV इंटू टी। और स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या होता है, CP इंटू टी। ये मैंने आपको बताया हुआ है, याद होगा आपको। आइडियल गैस के केस में स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी CV इंटू टी होता है, एंड स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या होगा, CP इंटू टी। तो यहाँ से आप U2 को क्या लिखेंगे, U2 को लिखेंगे आप CV इंटू टी। एच आई को क्या लिखेंगे, CP इंटू टी आई। ओके, तो T2 इज इक्वल टू CP बाय CV इंटू टी आई। तो T2 इज इक्वल टू CP बाय CV को हम लोग क्या कहते हैं, गामा इंटू टी आई।
माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन यही है। मैं इसे 3 स्टार मार्क दे रहा हूं, ठीक है। T2 बराबर गामा इंटू टी आई। टी आई क्या है? टी आई है माय डियर सप्लाई पाइपलाइन में जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर, टी आई। T2 क्या होगा? तो टैंक में जो फ्लूइड है उसका फाइनल टेम्परेचर, उसका फाइनल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का बात तभी कीजिएगा जब आइडियल गैस वहां पर होगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि बाबू यहाँ पर सप्लाई पाइपलाइन में आइडियल गैस फ्लो कर रहा है और उस आइडियल गैस का टेम्परेचर यहाँ पर मान लीजिए सप्लाई पाइपलाइन में कुछ दिया हुआ है, दैट मीन्स टी आई दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि टैंक में फ्लूइड का फाइनल टेम्परेचर बताइए, T2 बताइए। तो डायरेक्ट आप रिलेशन याद रखेंगे, T2 बराबर गामा इंटू टी आई। एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये चीज आप नहीं याद रखेंगे तो फिर आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और इस पर बेस्ड 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अगर सप्लाई पाइपलाइन में आइडियल गैस फ्लो कर रहा है और उसका टेम्परेचर टी आई है, टी आई का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, कुछ भी 300 केल्विन 400 कुछ भी दिया रहेगा, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टैंक में फ्लूइड का फाइनल टेम्परेचर क्या है, दैट मीन्स वो आपसे T2 पूछ रहा है। तो T2 क्या हो जाएगा माय डियर? गामा टाइम्स टी आई। तो डायरेक्ट एक लाइन में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। वेयर टी आई क्या है? टी आई है टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस इन द सप्लाई पाइपलाइन, द सप्लाई पाइपलाइन। ओके, एंड T2 क्या है माय डियर? T2 इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इन द टैंक। ये ध्यान रखना है, ये सप्लाई पाइपलाइन में नहीं है, इन द टैंक। टैंक में आइडियल गैस का फाइनल टेम्परेचर इन द टैंक, फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इन द टैंक। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। मैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आप देखेंगे। डायरेक्ट आप इस रिलेशन को याद रखिए, लेकिन इसका यूज कब करेंगे? जब फ्लूइड वहां पर आइडियल गैस हो। अगर आइडियल गैस नहीं होगा तो डायरेक्ट आप सिर्फ इस रिलेशन को याद रखिए कि फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा? तो इनिशियल स्पेसिफिक एंथैल्पी इन द सप्लाई पाइपलाइन, ये बराबर होगा। ओके, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका कंक्लूजन जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए, अनस्टेडी स्टेट फ्लो कंप्लीट हो चुका है माय डियर। अब यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जितना भी पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए सेशन को यहीं पर कंप्लीट किया जाए। थैंक यू, बाय बाय।